बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ योर टीचर मोहम्मद हबीब अमीन। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस स्टार्ट करेंगे। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है और एक एक करके इसके सारे सब टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो बेटा एक चीज़ याद रखना कि थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट इम्यून रिस्पॉन्स। सही है, दिस वन इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट। और ये एक्टिवेट होती है, ये हमेशा जो है ना एक्टिव नहीं रहती। जैसे सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस वाज द स्टैंडिंग आर्मी, यानी जैसे ही पैथोजन अंदर आया सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस काम करना शुरू कर देती है। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस ऐसा नहीं होती। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द नॉन स्पेसिफिक सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस इज सपोर्टेड सिमल्टेनियसली बाय थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। यानी बेटा पैथोजन बॉडी के अंदर घुस चुका, और जब पैथोजन बॉडी के अंदर घुस चुका था तो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस अपना काम कर रही थी। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस अपना जो है ना एक्शन परफॉर्म कर रही थी। लेकिन उसी वक्त उसके बाद थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस भी एक्टिव हो जाता है, और जो कि सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस का साथ देता है, यानी उसी के साथ काम करता है। और जिसकी वजह से उसका रिस्पॉन्स जो है वो और ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। और फिर जो है जो पैथोजन है उसको जो है ना बहुत एफिशिएंटली किल किया जाता है। तो अब क्या लिखा है बेटा, इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड स्पेसिफिक इन नेचर। ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और स्पेसिफिक इन नेचर। इसकी क्या कॉम्प्लेक्सिटी है हम इस आगे के टॉपिक्स में पढ़ने वाले हैं। और स्पेसिफिक है, यानी ऐसा नहीं है कि सारे मिलके एक साथ अटैक करेंगे, बल्कि इसको एक्टिवेशन की नीड होती है। रिकॉग्नाइज करता है ये पैथोजन को, और उसके बाद जो सेल एक्टिवेट होते हैं वो सेल अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं। सही है। दिस पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम इज टर्म्ड एज एक्वायर्ड और अडेप्टिव इम्यून सिस्टम। देखो बेटा, एक्वायर्ड या अडेप्टिव, यानी एक्वायर्ड या अडेप्टिव हम कहते हैं वो कैरेक्टर जो पहले से नहीं हो बॉडी में, बल्कि इन्वायरमेंट यानी एक्सपोजर के बाद आ जाए। सही है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको कभी टाइफॉइड नहीं हुआ तो आपकी बॉडी में टाइफॉइड की इम्यूनिटी नहीं होगी, तो आपको ख़तरा है कि अगर टाइफॉइड का बैक्टीरिया आपकी बॉडी में आता है तो आपको टाइफॉइड कॉज करेगा। लेकिन जिन लोगों को टाइफॉइड हो चुका है उनके अंदर उसकी इम्यूनिटी डेवलप है ऑलरेडी। तो दैट मीन कि वो इस चीज़ से वो इस डेंजर में नहीं है कि उनको टाइफॉइड हो सकता है। ऑल तो उन्हें हो चुका है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी हो डेवलप हो चुकी है। तो बेसिकली इसी तरह से, यानी क्योंकि बेटा जब क्या कहते हैं ये रिस्पॉन्स जो है अ, हम अडेप्ट कर रहे हैं, दैट इज़ द रीज़न वाई इसको एक्वायर्ड या अडेप्टिव इम्यूनिटी कहा जाता है। एंड इट्स रिस्पॉन्स वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। यानी देखो बेटा, इनेट इम्यूनिटी आपकी मेरी हर किसी की एक जैसी थी, सही है, इनेट। लेकिन अडेप्टिव सबकी एक जैसी नहीं होती, और अडेप्टिव ही वो इम्यूनिटी है जो कि डिफेंस क्रिएट करता है। और एक्चुअल में इम्यून सिस्टम हमारा अडेप्टिव इम्यून सिस्टम ही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट यही होता है। बीच में से अडेप्टिव निकाल दो, इम्यून सिस्टम बिल्कुल वीक हो जाएगा। सही है, इम्यून सिस्टम बिल्कुल वीक हो जाएगा। उसी तरह से जिस तरह से आप हमारी पाकिस्तान टीम में से बाबर आजम को निकाल दो, तो उसी तरह से हमारा इम्यून सिस्टम भी जो है ना बिल्कुल वीक हो जाएगा और एक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो ये होता है इस तरीके से। जैसे आप एड्स में देखते हो टी सेल्स जो अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स है ना, एड्स क्या है, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी। तो एड्स में इम्यूनिटी बिल्कुल कमज़ोर हो जाती है। एड्स सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस को थोड़ी अफेक्ट करता है, थर्ड लाइन को करता है, टी सेल्स को भी। तो देखो बंदा जो है ना मरने पे आ जाता है। तो उसी तरह से दिस इज़ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्पॉन्स। सही है। तो अब बाकी क्या लिखा है, देखो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि भाई रिकग्निशन ऑफ सेल्फ वर्सेस नॉन सेल्फ। क्योंकि बेटा देखो, थर्ड लाइन जितनी ज़्यादा जो है स्ट्रांग है उतनी ख़तरनाक भी है। कि अगर उसने हमारी बॉडी को मारना शुरू कर दिया तो हमारी बॉडी को कौन बचाएगा फिर। तो इसीलिए उसका सबसे इम्पोर्टेंट है सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में डिफरेंस क्रिएट करना, डिफ्रेंशिएट करना कि कौन अपना है कौन पराया है। तो फॉर द अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स टू वर्क, it is first necessary to recognize the foreign organism as non-self by immune cells। तो भाई ये रिकॉग्नाइज करना ज़रूरी है कि ये अपना नहीं है, इसको मारो, ये पैथोजन जो अंदर आया है। अब ये कैसे होता है बेटा, इट इज़ मेड पॉसिबल बाय आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटीजन। देखो बेटा, ऑफ इन्वेटिंग, देखो हर ऑर्गेनिज्म जितने भी सेल्स होते हैं, चाहे कोई पैथोजन हो या कोई भी हो, हर सेल के अंदर उसकी एक आइडेंटिफिकेशन होती है, दैट इज़ एंटीजन। एंटीजन जो है ना क्या होता है, द एंटीजन कुड बी एनी
फॉरेन मॉलिक्यूल स्पेशली प्रोटीन, सही है, कि प्रोटीन हो सकता है, लिपोप्रोटीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो कि फॉरेन मॉलिक्यूल्स में यानी बैक्टीरिया में प्रेजेंट है, विच इलिसिट द इम्यून रिस्पॉन्स। यानी एंटीजन हम उस सब्सटेंस को कहते हैं कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि बॉडी में आए और इम्यून रिस्पॉन्स को इलिसिट यानी प्रोवोक कर दे, इनिशिएट कर दे या इंड्यूस कर दे, वो एंटीजन। यानी कोई भी केमिकल सब्सटेंस जस्ट लाइक स्पेसिफिकली प्रोटीन्स विच इज़ प्रेजेंट ऑन द सरफेस, सेल सरफेस यानी सेल मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया और एनी पैथोजन, that whenever introduced to our body it elicit the immune response, ये एंटीजन होता है। अब एंटीजन जो हमारी बॉडी में आया उसके रिस्पॉन्स में बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी में पर्टिकुलरली जो बी सेल्स हैं, बी लिम्फोसाइट्स हैं, ये एक प्रोड्यूस अ स्मॉल सॉल्युबल स्पेसिफिक प्रोटीन, वो उसके रिस्पॉन्स में स्पेसिफिक प्रोटीन प्रोड्यूस करती है, दैट इज़ एंटीबॉडी, सही है। तो एंटीजन क्या है बेटा, एंटीजन बैक्टीरिया पैथोजन के सेल सरफेस पे लगी हुई प्रोटीन है। जब वो बॉडी में अंदर आएगी तो हमारा इम्यून सेल उसको पहचानेगा और उसके रिजल्ट में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगा, और एंटीबॉडीज़ जो है एंटीजन के साथ कंबाइन करेगा और उसे जो है ना उस पैथोजन ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर देगा। कैसे डिस्ट्रॉय करेगा ये सारी चीज़ें मैं पढ़ाऊँगा बी सेल्स के अंदर, जब आपको बी सेल्स की इम्यूनिटी पढ़ाऊँगा तो कैसे डिस्ट्रॉय करेगा। और सिर्फ ऑब्वियसली थर्ड लाइन में सिर्फ एंटीबॉडी नहीं होती, साइटोटॉक्सिसिटी भी होती है, सही है। द इम्यून सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट कैन प्रोड्यूस बिलियंस ऑफ डिफरेंट एंटीबॉडीज़, सही है। अच्छा, एक चीज़ याद रखना कि जो इम्यून सिस्टम होता है वर्टिब्रेट्स का, वो बिलियंस ऑफ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर सकता है। इवन आपको पता है कि प्लाज्मा सेल हमारा जिसका लाइफ स्पेन सिर्फ और सिर्फ 30 आवर्स का होता है, सही है, वो अपने इस 30 आवर्स के टेन्योर में तकरीबन 10 मिलियन एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं हमारी बॉडी में जो प्रोड्यूस होते हैं। तो बेसिकली जो है ना एक हाई क्वांटिटी में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं और ये न्यूट्रलाइज भी कर देती हैं उन पैथोजेंस को। अच्छा, इससे रिलेटेड और भी चीज़ें समझाऊंगा एंटीबॉडी से रिलेटेड, लेकिन अभी हमारा टॉपिक है रिकॉग्निशन ऑफ सेल्फ वर्सेस नॉन सेल्फ, तो उसी पे फोकस करते हैं, सही है। अब क्या होता है, नॉट ओनली द इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय इन दिस वे द पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म बट इट ऑल्सो मेमोराइज इट। यानी ये हमारा जो इम्यून सिस्टम है ये नहीं करता कि सिर्फ एक बार डिस्ट्रॉय कर दिया, बल्कि मेमोराइज भी कर लेता है। इट कैन प्रोड्यूस एंटीबॉडी अगेंस्ट द सेम पैथोजन इन केस ऑफ री इन्फेक्शन। यानी जो है ना एक दफ़ा में ऐसा नहीं होगा कि भाई फॉर एग्जांपल अभी पैथोजन आया और आने के बाद जो है हमारी बॉडी ने उसको अटैक किया, ख़त्म किया और बस हमारा इम्यून रिस्पॉन्स भी ख़त्म हो गया, बल्कि वो रिकॉग्नाइज़ कर लेता है, उसको मेमोराइज़ कर लेता है, मेमोरी सेल्स बन जाते हैं, ताकि अगर री इन्फेक्शन हो जाए तो उसको दोबारा से जो है ना मारा जा सके, उसको दोबारा से किल किया जा सके। तो री इन्फेक्शन के लिए यानी मेमोरी सेल्स बना लेता है, ताकि भाई अगर इन केस कि अगर री इन्फेक्शन हो गई तो उस री इन्फेक्शन से बचने के लिए जो है ना मेमोरी सेल्स मौजूद हो। इसीलिए बेटा जो पहली दफ़ा जो बीमारी होती है उसको ठीक होने में टाइम लगता है, दूसरी दफ़ा या तो बीमारी होती नहीं, जैसे अगर टाइफाइड हुआ दोबारा नहीं होगा, स्मॉल पॉक्स से दोबारा नहीं होगा, क्यों नहीं होता, मेमोरी सेल्स होते हैं, रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है। तो यही फिनोमेना हम वैक्सीन में यूज़ करते हैं, तो वो चीज़ें पढ़ेंगे। द डिस्टिंक्शन बिटवीन द सेल्फ एंड नॉन सेल्फ इज़ द हॉलमार्क ऑफ इम्यून सिस्टम। यानी बेटा सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि डिस्टिंग्विश करना सेल्फ और नॉन सेल्फ के अंदर। अब बेटा आपको पता है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स का जिक्र मैंने पिछले लेक्चर्स में किया था, जिसकी 2 क्लासेस होती हैं, क्लास 1 एंड क्लास 2, सही है। अब क्या होता है, ये हमारे सेल सरफेस मार्कर है, यानी ये आइडेंटिफिकेशन है हमारे सेल की कि भाई ये जो है ना ये अपना सेल है, और यानी ये इट्स लुक लाइक के सेल आइडेंटिटी कार्ड है विच आर टू बी डिस्प्लेड ऑन सेल मेम्ब्रेन। जैसे आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या कहीं पे भी किसी इवेंट में जाते हो ना, आईडी कार्ड लगा के सामने, तो जो पता लगता है कि भाई आप इस इवेंट में आप ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो या कुछ भी हो व्हाट्सएवर। तो उसी तरह से ये भी होता है कि हमारी बॉडी जो है हमारी बॉडी में जितने सेल्स हैं उन सब की आई कार्ड्स है, दैट इज़ MHC। तो वो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो उन आई कार्ड से उसे पहचानता है, और जिसके बाद आईडी कार्ड नहीं होगा उसको मारना है, सही है। तो अब क्या होता है, बीइंग कोड्स बाय स्पेसिफिक सेट ऑफ जीन MHC प्रोटीन आर फाउंड इन ऑल वर्टिब्रेट। MHC जो है ना हर वर्टिब्रेट में प्रेजेंट होता है। इन ह्यूमन दे आर ऑल्सो टर्म्ड एज ह्यूमन ल्यूकोसाइड एंटीजन।
ह्यूमंस के अंदर इसको एमएचसी को ह्यूमन ल्यूकोसाइड एंटीजन भी कहा जाता है। तो इस नाम से भी याद रखना बेटा, अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है तो यू हैव टू नो दैट एज वेल। अब बेटा ये दो डायग्राम बनाई हुई है, एक MHC1 है। MHC1 आपको पता है ऑल न्यूक्लिएटेड सेल में होता है। अब इसकी डिस्क्रिप्शन ज़रा देख लेते हैं, डायग्राम से भी समझाता हूँ। देखो 3 अल्फ़ा चेन सब यूनिट एंड अ बीटा माइक्रोग्लोबुलिन, यानी देखो बेटा क्या लिखा है, MHC1 इज़ कम्पोज ऑफ MHC1 is composed of 3 alpha subunit and a beta microglobule. In between alpha 2 and alpha 1 there is a groove termed as binding groove for identification with NK cell through the inhibitory receptor. अब मैं समझाता हूँ बेटा। देखो यहाँ पे 3 अल्फा, देखो ये एक जो है ना मेम्ब्रेन आ गई, ये एक लकड़ी है जिसके ज़रिए से ये सेल मेम्ब्रेन, जैसे झंडा लगाते हैं ना उसको ज़मीन में गाड़ देते हैं, डंडा जो होता है, तो इसी तरह से ये जो है हमारा इसकी ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है जो कि मेम्ब्रेन के अंदर जैसे कील ठुकी होती है दीवार में उस तरह से, और ये ग्लोब्यूलर पार्ट है, दिस वन इज़ ग्लोब्यूलर पार्ट। MHC2 में भी ऐसा ही होता है, ये ग्लोब्यूलर पार्ट बाहर होता है और ये जो ट्रांस मेम्ब्रेन पार्ट है ये अंदर होता है, सही है। अब MHC1 जो है उसमें जो है अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2 एंड अल्फ़ा 3, ये 3 अल्फ़ा प्रोटीन्स होते हैं, अल्फ़ा चेन होती है, और एक बीटा माइक्रोग्लोबुलिन होता है। अब इन दोनों के बीच में ये जो ग्रूव है, दिस इज़ द बाइंडिंग साइड। अब फॉर एग्जांपल बेटा ये NK सेल है, NK सेल में एक रिसेप्टर है जिसको हम इनहिबिटरी रिसेप्टर कहते हैं, इनहिबिटरी रिसेप्टर। अब ये जो रिसेप्टर है ना ये इनहिबिट करता है NK सेल को एक्टिवेट होने से, सही है। अब ये इनहिबिटरी रिसेप्टर के ज़रिए से इसके साथ बाइंड करेगा, और अगर बाइंड कर गया तो इनहिबिटरी रिसेप्टर क्या होगा, स्टिमुलेट हो जाएगा, और वो NK सेल को इनहिबिट कर देगा कि भाई नहीं एक्टिवेट नहीं होना, सही है। तो ये सारे न्यूक्लिएटेड सेल्स में प्रेजेंट है। MHC1 जो है क्या लिखा है कि भाई जो है MHC1 जो है हमारे सारे न्यूक्लिएटेड सेल्स में प्रेजेंट है, क्या लिखा है, MHC1 is present on the plasma membrane of our all nucleated cell and platelets. अच्छा प्लेटलेट्स में भी है, ऑल्सो प्लेटलेट न्यूक्लिएटेड नहीं, प्लेटलेट्स आर द फ्रेगमेंट्स ऑफ सेल्स। तो बट फिर भी जो प्लेटलेट्स हैं उस पर भी होता है, लेकिन RBCs में नहीं होता है। तो क्या लिखा है बेटा, इट इंट्रैक्ट विथ साइटो-TC एंड NK सेल्स, यानी ये इंट्रैक्ट करता है साइटोटॉक्सिक सेल्स और TC सेल्स के ज़रिए से। In case of intact MHC1 the patrolling cell take it as self cells, यानी जैसे ही भाई जो घूम रहे हमारे TC सेल्स यानी साइटोटॉक्सिक T सेल्स और NK सेल्स, अगर उनको कोई किसी किस्म की यानी किसी किस्म की कोई चेंज नहीं दिखता यानी वो इसके साथ बाइंड कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल बेटा ये बाइंडिंग ग्रूफ सही रहना चाहिए, अगर ये बाइंडिंग ग्रूफ में कोई मसला आ गया तो इसके इनहिबिटरी रिसेप्टर NK सेल्स का या TC सेल्स का वो एक्टिवेट नहीं होगा, जिसकी वजह से ये NK सेल्स जो है वो किलर बन जाएगा और इसको मार देगा। तो ये चीज़ें रहे, अगर किसी किस्म या MHC हो ही नहीं किसी सेल में, या फिर है और वो क्या हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है, तो उसका मतलब है वो समझेगा कि ये हमारा टारगेट सेल है, इसको मारो, सही है। क्या लिखा है, इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ ऑल्ट्रेशन, मॉडिफिकेशन और लॉस ऑफ MHC द टारगेट सेल टेक इट एज नॉन सेल्फ एंड सब्जेक्ट टू बी टर्मिनेटेड, सही है। अच्छा भाई अब बात कर लेते हैं MHC2 की। MHC2 की क्या लिखा, ऑन दी अदर एंड MHC2 इज़ कम्प्राइज ऑफ 2 अल्फा यूनिट एंड 2 बीटा यूनिट, द बाइंडिंग ग्रूव इज़ शैलो एंड ओपन एट ईच एंड। देखो बेटा ये हमें 2 अल्फ़ा यूनिट है, 2 बीटा यूनिट है, और यहाँ पे बाइंडिंग ग्रूव है। अब ये जो बाइंडिंग ग्रूव है ना बेटा, यहाँ पे होता है एंटीजन लगा हुआ। ये MHC2 जो है किस में होता है, APC में होता है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स में से, जैसे कि मैक्रोफेज है, डेंड्राइटिक सेल्स है, B सेल्स है, इनमें होता है। तो इनमें ये एंटीजन रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो जब बेटा यानी ये क्या करता है, इसके पास हेल्पर T सेल आता है और इसको रिकॉग्नाइज़ करता है, यानी इसके पास साइटोटॉक्सिक T सेल नहीं आएगा या NK सेल्स नहीं आएंगे, इसके पास हेल्पर T सेल आएगा। हेल्पर T सेल आने के बाद जो है हेल्पर T सेल आएगा इसमें, और हेल्पर T सेल इसके साथ बाइंड करेगा, और वो एंटीजन अगर देखेगा कोई एंटीजन नहीं है तो ऑब्वियसली हेल्पर T सेल एक्टिवेट नहीं होगा, लेकिन अगर एंटीजन यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा तो हेल्पर T सेल एक्टिवेट हो जाएगा, और फिर वो आगे जो है ना साइटोटॉक्सिक T सेल्स को भी एक्टिवेट करवाएगा। और फिर साइटोटॉक्सिक T सेल एक्टिवेट होने के बाद
जो है आएगा, और जो न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं हमारे नॉर्मल सेल्स हैं उसके एमएचसी से बाइंड करेगा। तो जिस जिस एमएचसी में उसको गड़बड़ दिखेगी उन सेल्स को मार देगा। सही, आई डू होप बात समझ आ रही होगी कि एमएचसी इज डिस्प्लेड ऑन दी सेल surface of antigen presenting cells such as macrophage, dendritic cell and B cell. MHC2 interacts with the CD4 cell, CD4 यानी helper T cells, and is essential for our adaptive immune system to be as developed. सही है ना। देखो ये मैक्रोफेज है जिसने MHC2 डेवलप किया हुआ है, हेल्पर टी सेल है, ये आता है बाइंड करता है, और अगर ये एक्टिवेट हो गया तो फिर ये हेल्पर टी सेल साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को एक्टिवेट कराएगा, एंड साइटोटॉक्सिक टी सेल जो है फिर वो मारना शुरू करेगा। तो ये याद रखना बेटा, आपसे MHC1 और MHC2 का डिफरेंस पूछा जा सकता है। तो बेटा क्या क्या डिफरेंस है आपको पता है? सबसे पहला तो स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। MHC1 में 3 अल्फ़ा चेन 1 बीटा चेन, MHC2 में 2 अल्फ़ा चेन 2 बीटा चेन। पहली चीज़, MHC1 जो है वो हमारे सारे न्यूक्लिएटेड सेल्स में होता है, और जो है प्लेटलेट्स में होता है। MHC2 जो है मैक्रोफेजेस में होता है। सही है। MHC1 जो है NK सेल्स और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स के साथ इंटरेक्ट करता है। MHC2 जो है हेल्पर टी सेल के साथ इंटरेक्ट करता है। तो दीज आर द डिफरेंस, ये आप खुद से लिख सकते हो, मैंने बता ही दिए, आप इसको लिख लेना। वैसे मैंने नोट्स में अपने इसको लिखा हुआ है। सही है। अब क्या लिखा है? देखो भाई यहाँ पे बात क्या लिखी गई है कि भाई हेल्पर टी सेल इज एसेंशियल फॉर आवर एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स सो एज टू डेवलप a specific immune response. If no peptide antigen is displayed on MHC2 of macrophage, the helper T cell remain inactive. यानी अगर कोई पेप्टाइड नहीं है तो हेल्पर टी सेल एक्टिव नहीं होगा। In case of such antigen display of MHC2 of APC, the naive यानी new helper T cell activates and release number of lymphokine to activate other immune cells. तो बेटा आई डू होप यहाँ तक की बात आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम फर्दर टॉपिक को डिस्कस करेंगे, आगे की टॉपिक को, जिसके अंदर इनबॉर्न एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी डिटेल लिखी हुई है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।